निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिएगा साथियों कि पुष्पांजलि शुद्ध लिखा गया है, भास्कर शुद्ध लिखा गया है, उज्ज्वल शुद्ध लिखा गया है, जबकि निरपराध अशुद्ध लिखा गया है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरपराध। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके आने वाली सभी शिफ्टों में 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है? तो साथियों, अमृत का पर्याय सुधा होता है, अमी होता है, मधु होता है, जबकि रसाल नहीं होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसाल। रसाल अमृत का पर्याय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक वाक्य को पहचानिए। साथियों, इनमें से राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये संबंध कारक वाक्यों को बतलाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यानी जहां संबंध की बात हो रही है तो इसमें संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? कि देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं हैं। तो यहाँ देश भर के युवा को रेखांकित किया गया है, तो साथियों देश भर के युवा में संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखिएगा साथियों कि पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो देखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि पत्र लिखा जा रहा है। यानी किसी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो देखिएगा साथियों कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वेदना, मेरी वेदना। मेरा वेदना थोड़े ना होगा, तो मेरी वेदना। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरी वेदना शब्द स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे, मेरा गांव है के पीछे। तो देखिएगा साथियों कि इसमें से उस पहाड़ी के पीछे में क्रिया विशेषण पदबंध है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पहाड़ी के पीछे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है आप सभी से। तो देखिएगा साथियों कि वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दशाएं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है? तो देखिएगा साथियों कि यहाँ पर लिखा गया है बाप रे बाप, 2 योजक चिन्ह लगे हैं, ये एक विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाप रे बाप। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि थे? तो याद रखिएगा साथियों कि कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये भक्त काल के कवि थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद है। तो साथियों अजंत के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा अच धन अंत। यहाँ चा के नीचे हलंत की मात्रा लगेगी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अच धन अंत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु, घर। तो साथियों इनमें से प्रत्येक का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक। यानी एक एक, ये एक वचन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? तो देखिएगा साथियों कि यहाँ पर शाश्वत लिखा गया है, जो क्षणिक का एक विलोमार्थी है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाश्वत। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर।
इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिएगा साथियों कि यहाँ मन शब्द 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, यानी 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। तो देखिएगा साथियों कि यहाँ पर रुदन हास्य का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुदन हास्य का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई आया है, मुझे निश्चय नहीं है, तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों कि कोई आया है, निश्चय नहीं है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो देखिएगा साथियों कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा उपरि धन युक्त, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरि धन युक्त, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिएगा साथियों कि डरकर भागना, दुम दबाकर भागना यानी डरकर भागना, यानी 18वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो देखिएगा साथियों कि इनमें से कालिंदी का पर्यायवाची यमुना हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमुना कालिंदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द कौन सा है। तो साथियों बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति, यानी अतिशयोक्ति चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यथ होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 और 16 मात्राओं पर यति होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिगीतिका। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिएगा साथियों कि निस उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्न में से निष्पाप है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पाप। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है ब्याल, भुजंग और उरंग, ये सभी सर्प के पर्यायवाची हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याल, भुजंग और उरंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो देखिएगा साथियों कि इनमें से कारतूस शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा शब्द से लिया गया है, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारतूस। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। नीला है कंठ जिसका, यानी तीसरा अर्थ निकाल रहा है, यानी यहाँ पर बहुगिरी समास हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो याद रखिएगा साथियों कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है, उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिएगा साथियों यहाँ पर कारण शब्द लिखा गया है, ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि लोहा, बंदर और दूध ये तद्भव शब्द हो जाएंगे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। तो याद रखिएगा साथियों कि गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं कि
जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है। तो देखिएगा साथियों कि जो ना दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अदृश्य, यानी जो ना दिखाई पड़े अदृश्य हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अदृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा साथियों कि मिलाप शब्द में आप प्रत्यय हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि बड़ा आ जो होता है ये हमेशा दीर्घ तथा विवृत स्वर होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपेंद्र व्रजा किस प्रकार का छंद है। तो याद रखिएगा साथियों कि उपेंद्र व्रजा एक वर्णिक छंद है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्णिक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शब्दानुवाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों कि यहाँ पर एक मगही बोली दी गई है, ये राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती ये तीनों राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगही। अगला प्रश्न देखते हैं कि थाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि थाक जमाना मुहावरे का अर्थ लोभ जमाना हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोभ जमाना। अगला प्रश्न आता है कि लता उगती है यह वाक्य बहुवचन में होगा। तो याद रखिएगा साथियों कि जब बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ पर लताएं उगती हैं, लता उगती है का हो जाएगा लताएं उगती हैं बहुवचन रूप। अगला प्रश्न देखते हैं कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा साथियों कि घबराहट में आहट प्रत्यय है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों ये रहे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।